Hello children, class 8th. Today in this video we are going to start exercise 3.4. इस एक्सरसाइज के लिए आपको क्वाड्रिलेटरल जितने भी हैं उन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने के लिए भी आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उसका आंसर करेक्ट दे सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट ए पार्ट में लिखा है, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होती हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? ये है फॉल्स। सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर कैसे हो सकते हैं? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, तो इसके लिए ये हमारा स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, सेकंड इज ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारे के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते हैं। जब मैंने आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी बताई थी, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि रोम्बस जो हैं वो पैरेललोग्राम ही होते हैं। रोम्बस पैरेललोग्राम एक तरह के पैरेललोग्राम ही होते हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। और रोम्बस में आपको पता है अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। सो रोम्बस आर पैरेललोग्राम, दिस इज ट्रू। C part is all squares are rhombus and rectangles. जितने भी स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस भी कहलाते हैं और उनको हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, क्योंकि स्क्वायर जो होती हैं उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स उसकी पैरेलल होती हैं, तो इसलिए हम स्क्वायर्स को रोम्बस कह सकते हैं। अब स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड, जब चारों साइड इक्वल है तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स भी इक्वल हो गई और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गई। तो जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं वो पैरेललोग्राम ही होती हैं। लेकिन स्क्वायर के चारों वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं और रेक्टेंगल में भी यही प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए स्क्वायर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो रेक्टेंगल को सेटिस्फाइड करती हैं। सो स्क्वायर्स आर ऑल्सो रेक्टेंगल्स। ठीक है, डी पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। सारे के सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम नहीं होते। ये ट्रू है या फॉल्स है? दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि जितने भी स्क्वायर्स हैं उन सब की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उन सब की अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल भी होती हैं। तो पैरेललोग्राम की तो यही खासियत है कि उसके अपोजिट साइड्स के दोनों पेयर जो हैं वो पैरेलल होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों बातें तो स्क्वायर के अंदर होती हैं, तो स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों नहीं कह सकते? कह सकते हैं। सो इट इज द फॉल्स स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ई पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बस। जितनी भी काइट्स हैं वो सारी रोम्बस शेप में होती हैं। अब आप ध्यान से देखिए, काइट जो होती हैं वो ज़रूरी नहीं है उसकी चारों साइड इक्वल हो। काइट की अपोजिट साइड्स पैरेलल तो हो सकती हैं, बट काइट्स की चारों साइड इक्वल होना ज़रूरी नहीं होता। तो इसलिए सारी की सारी काइट्स, कुछ काइट्स हो सकती हैं रोम्बस, लेकिन सारी काइट्स रोम्बस की शेप में नहीं हो सकती। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है, ऑल रोम्बस आर काइट्स। जितने भी रोम्बस हैं उनको हम काइट कह सकते हैं। ये सही है, क्योंकि रोम्बस जो शेप होता है, काइट का शेप ऑलमोस्ट वही होता है। रोम्बस की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो काइट्स जो हैं वो उसी शेप में आती हैं। लेकिन कुछ काइट्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो लेकिन
जितने भी रोम्बस हैं उन सबको हम काइट्स कह सकते हैं, लेकिन सभी काइट्स को हम रोम्बस नहीं कह सकते। ठीक है। नाउ जी पार्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं वो ट्रेपीजियम कहलाते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि पैरेललोग्राम, सारे पैरेललोग्राम्स की अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। पैरेललोग्राम में दोनों पेयर पैरेलल होते हैं, लेकिन ट्रेपीजियम के लिए सिर्फ हमें एक पेयर की ज़रूरत है। तो एक पेयर तो हमारा सेटिस्फाइड हो ही रहा है, इसीलिए जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं उनको हम ट्रेपीजियम बोल सकते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। जितने भी स्क्वायर्स हैं वो ट्रेपीजियम्स भी कहलाते हैं। सारे के सारे स्क्वायर्स ट्रेपीजियम होते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि सारे स्क्वायर्स जो होते हैं उसमें दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जबकि ट्रेपीजियम के लिए सिर्फ हमें एक ही अपोजिट साइड पैरेलल की जरूरत होती है। अगर दूसरा आ गया तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक पैरेलल होना ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम बताइए जिसमें 4 साइड और चारों की चारों बराबर। आपको पता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं। दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस। नाउ 4 राइट एंगल्स। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के नाम बताइए जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। आपको बताया सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये 2 क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनके वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। आप एक स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों कह सकते हो? अब आपको पता है क्वाड्रिलेटरल की जो डेफिनेशन हमने कराई थी उसमें क्या था कि क्वाड्रिलेटरल्स वो पॉलीगन हैं जो 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर होती हैं। उन्हीं पॉलीगन्स को हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो स्क्वायर जो है क्वाड्रिलेटरल की इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। मतलब क्या है? स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं और 4 साइड वाला बंद फिगर होता है, सो इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। नेक्स्ट है ए पैरेललोग्राम। एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम क्यों कह सकते हैं? पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि इसमें अपोजिट साइड्स के पेयर जो हैं वो आपस में पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। और स्क्वायर में ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होती है क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं, बल्कि स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो स्क्वायर जो है उसको हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। स्क्वायर को हम रोम्बस क्यों कह सकते हैं? स्क्वायर इज ए रोम्बस क्योंकि रोम्बस की जो कंडीशन है वो उसको स्क्वायर सेटिस्फाइड करता है। कैसे? स्क्वायर की, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं, ऐसा ही स्क्वायर में होता है। स्क्वायर की तो चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो स्क्वायर में भी ये खासियत है कि उसके जो दोनों डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। ठीक है। तो इसलिए हम स्क्वायर को रोम्बस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? स्क्वायर के चारों वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं और यही कंडीशन हमारे रेक्टेंगल में भी होती है। और स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं और रेक्टेंगल में भी एक खासियत होती है। तो इसलिए हम स्क्वायर को स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। आ गया समझ में? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं उन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो मैंने आपको इसकी चैप्टर की स्टार्टिंग में सारी बातें बताई थी। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं
जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट का मतलब पता है? बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटती है, दो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती है। तो अब आप सोचिए, एक तो स्क्वायर के डायगोनल जहां एक काटते हैं वहां पर दोनों डायगोनल हाफ ऑफ हो जाती हैं, एक तो स्क्वायर हो गया। दूसरा रेक्टेंगल भी ऐसा ही है, उसके डायगोनल भी एक दूसरे को हाफ ऑफ कर देते हैं। तीसरा रोम्बस में भी डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को हाफ ऑफ करते हैं, चाहे बराबर नहीं होते लेकिन जहां काटते हैं वो अपने डायगोनल्स को बराबर हिस्सों में काटते हैं। इसी तरह से पैरेललोग्राम भी इसी कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो डायगोनल्स जिसमें बराबर बाइसेक्ट करते हैं वो हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। ठीक है, अब इसके बाद आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, बी पार्ट। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। डायगोनल जो हैं वो बाइसेक्ट तो करने चाहिए, इसके अलावा वो परपेंडिकुलर यानी कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल भी बनना चाहिए। तो अभी आपने देखा जो डायगोनल बाइसेक्ट कर, जो जिन क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल जो है वो बाइसेक्टर्स होते हैं, उन चारों पांचों के नाम, चार के नाम आपने ए पार्ट में लिखे हैं। अब उन्हीं ए पार्ट में से आपको चेक करना है कि किसके डायगोनल परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्टर, बाइसेक्टर तो वही हैं, परपेंडिकुलर किस किस के हैं? तो स्क्वायर और रोम्बस, सिर्फ ये दो ही क्वाड्रिलेटरल हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट, कौन से क्वाड्रिलेटरल हैं जिसके डायगोनल बराबर होते हैं? अब डायगोनल बराबर की बात आ गई, तो बराबर जो होते हैं वो एक तो स्क्वायर में होते हैं, एक रेक्टेंगल में होते हैं, और किसी में डायगोनल बराबर नहीं होते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल, एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल को हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल किस क्यों कहते हैं? तो आपको मैंने कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखवाई थी। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स आर दोज whose diagonals are in its interior, जिसके डायगोनल फिगर के अंदर होते हैं उसको हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो वही बात आपने देखा है कि रेक्टेंगल बनाइए और उसके जो दो डायगोनल है दोनों अंदर ही आएंगे, बाहर तो हो नहीं सकती हैं रेक्टेंगल के डायगोनल, इसलिए रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. ABC एक right triangle है, तो इसका फिगर आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये एक right triangle है ABC, ठीक है, और O जो है वो 90 डिग्री के अपोजिट में है, तो हमने O पॉइंट ले लिया अपोजिट टू 90 डिग्री। आगे एंड ऑल्सो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, ओ जो है वो AC साइड का मिड पॉइंट भी है। ठीक है, AC साइड का मिड पॉइंट है, मतलब A से O तक की दूरी, O से C तक की दूरी बराबर होगी। आ रहा है समझ में? आगे क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन वाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। उसने कहा ये एक्सप्लेन करिए कि O जो है वो A से, B से और C से तीनों से बराबर दूरी पर है, ऐसा क्यों? A, B और C से। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया लाइक दिस। ABC तो राइट ट्रायंगल ऑलरेडी था, हमने इसको C से D और A से D इसको बढ़ा करके एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए कि O जो है A से और O जो है C से इक्वल दूरी पर इसलिए है क्योंकि O AC का मिड पॉइंट है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट B, मतलब 90 डिग्री,
ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। ओ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ओ ए ओ सी बराबर होंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब हमें कंस्ट्रक्शन किया, ए डी को बी सी के पैरेलल और डी सी को ए बी के पैरेलल खींच दिया। ए डी ये जो लाइन है ये बी सी के पैरेलल है और डी सी लाइन को ए बी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया। जब आमने सामने वाली साइड्स पैरेलल हैं तो ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम। तो इसलिए हमने लिखा है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम के साथ साथ आपको बताएं, अगर बी पर 90 है तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। बी पर 90 है तो डी भी 90 होगा। और पैरेललोग्राम अगर लाइंस पैरेलल हैं तो को इंटीरियर पेयर का जोड़ भी 180 होता है। अगर बी 90 है तो सी भी 90 होगा, सी के सामने ए भी 90 होगा। इसका मतलब चारों कोने 90 डिग्री हो गए, अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गई, सो इट इज अ रेक्टेंगल। क्या बन गया, ये एक ABC इज ए रेक्टेंगल। AC और BD इसके डायगोनल बन गए और वी नो दैट डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। डायगोनल जो होते हैं वो हमेशा रेक्टेंगल के बराबर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। इसलिए O जो है वो B से भी उतना ही दूर है जितना O A से दूर है, उतना ही C से दूर है। आगे बात समझ में, क्योंकि AC की लंबाई और BD की लंबाई बराबर है और O दोनों का मिड पॉइंट है, AC का भी और BD का भी, क्योंकि ये रेक्टेंगल के डायगोनल हैं। तो इसका मतलब अगर A और O की डिस्टेंस बराबर है, O और C की डिस्टेंस बराबर है, तो B से O तक की भी इनके बराबर ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि O पॉइंट A, B और C तीनों से इक्वल दूरी पर है। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइज को आपने कंप्लीट करना है। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया।